पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी में जीवन चक्र के प्रकार। हालांकि उस क्लास में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने इस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा की थी, जैसे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, जैसे पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। साथ ही हमने एल्गी की दो लाइफ साइकिल का अध्ययन भी किया था। और आज हम एल्गी में जीवन चक्र के प्रकार का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी शोर शराबे के शांति के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास। वेलकम नियोफाइट, मेरा नाम अमित है और आप हैं बायो इल्यूमिनेशन में। बी कनेक्टेड, बी इल्यूमिनेटेड। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल एल्गी में दो लाइफ साइकिल का अध्ययन कर लिया था, जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से। इस लाइफ साइकिल में एल्गी के जीवन काल में दो स्पष्ट कायिक पादपकाय दिखाई देते हैं, जिनमें से एक हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट तथा दूसरा डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट कहलाता है। उम्मीद है आपको इन शब्दों के मतलब अभी भी पता होंगे। हैप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम का एक सेट, जिसे हम एन से व्यक्त करते हैं। डिप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम के दो सेट, जिसे हम 2n से व्यक्त करते हैं। और प्लांट में जो हैप्लॉइड फॉर्म है या हैप्लॉइड प्रारूप है, उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और उसमें डिप्लॉइड फॉर्म या डिप्लॉइड प्रारूप को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जैसे नाम से पता चलता है, ऐसे पादपकाय को कहा जाता है जो कि स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो स्पोरोफाइट में इन बीजाणुओं का निर्माण होता है स्पोरेंजियम में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। इन बीजाणुधानियों या स्पोरेंजियम में स्पोरोजेनिक मियोसिस या स्पोरोजेनिक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे यहाँ स्पोर बनते हैं। अब चूंकि विभाजन अर्धसूत्री हुआ है, इसीलिए ये हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं, और क्योंकि इनमें गति के लिए फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाती है, इसी वजह से हम इसे जू स्पोर कहते हैं। अब इनका जो निर्माण हुआ है जू स्पोर का, उसके बाद इनमें विभाजन से इनका अंकुरण होगा, और अंकुरण के पश्चात ये गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। चूँकि गैमेटोफाइट का निर्माण एक अगुणित स्पोर से हुआ है, इसलिए गैमेटोफाइट भी अगुणित या हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट्स में अगेन गैमीट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स आगे चल कर के संलयित होते हैं। इनमें निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक कोशिकीय जाइगोट की रचना होती है। और ये जाइगोट क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमेट्स के संलयन या उनके फ्यूजन से बना है, इसी वजह से ये जाइगोट कोशिका होती है द्विगुणित या डिप्लॉइड। ये जाइगोट आगे चल कर के माइटोसिस द्वारा वृद्धि करेगा, और माइटोसिस के द्वारा वृद्धि करके बनाएगा एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। आगे आप इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में ये पूरा जीवन चक्र देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको ये फ्लो चार्ट ज़रूर से ज़रूर बना के आना है। एग्जामिनर आपके लिखे हुए पे इतना ध्यान नहीं देगा जितनी आपके ड्राइंग पर या जितने आपके डायग्राम्स पर ध्यान देगा। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप स्पोरोफाइट प्लांट से। स्पोरोफाइट प्लांट एक द्विगुणित या हैप्लॉइड प्लांट होगा, और इसमें मौजूद होगा एक डिप्लॉइड स्पोरेंजियम। इस डिप्लॉइड स्पोरेंजियम में होगा स्पोरोजेनिक मियोसिस। इस स्पोरोजेनिक मियोसिस से बनेंगे मियोस्पोर्स, और क्योंकि ये मियोसिस से बना है, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ये हैप्लॉइड है। बाद में इस मियोस्पोर में होगा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से बनेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट। और इस गैमेटोफिटिक प्लांट जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट है, इसमें पाए जाएंगे सेक्स ऑर्गन्स या गैमेटेंजिया, जिसके भीतर एक हैप्लॉइड गैमेट्स का, एक नहीं मतलब एक से ज़्यादा हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ जो विभाजन होगा वो विभाजन होगा माइटोसिस। तो गैमेटोफाइट में जो गैमेट्स बनते हैं प्लांट्स में, वो माइटोसिस की प्रक्रिया से बनते हैं इस प्रकार की लाइफ साइकिल में। अब ये गैमेट्स सिनगेमी या संलयन के द्वारा, मतलब इनमें संलयन की प्रक्रिया होगी, और संलयन से जाइगोट बनेगा जो कि द्विगुणित होगा, जो जर्मिनेशन के बाद स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था है वो अवस्था है हैप्लॉइड। ये अवस्था होगी हैप्लॉइड या गैमेटो, इस अवस्था को हम कहेंगे गैमेटोफिटिक फेज।
इसे हम कहते हैं गैमिटोफाइट अवस्था या गैमिटोफिटिक फेज। और जो आप ऊपर की तरफ वाला जो आधा हिस्सा देख रहे हैं, जाइगोट से लेकर के स्पोरेंजियम तक का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं डिप्लॉइड अवस्था, या हम इसे कहते हैं स्पोरोफाइट अवस्था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें। अब क्योंकि दोनों स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट पीढ़ियां स्पष्ट रूप से एकांतरित क्रम में प्रकट हो रही है, इसलिए इस लाइफ साइकिल में सुस्पष्ट या वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। आपको तुलना करनी होगी यहाँ पर डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से, जिसे आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने क्या पढ़ा था? वहाँ आपने पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में संपूर्ण जीवन काल में जो प्रारूप आपको दिखाई देता है वो हैप्लॉइड प्रकार का होता है, और स्पोरोफाइट अवस्था केवल जाइगोट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो उसे हम हार्डली स्पोरोफाइट कहते हैं, मतलब उसे बमुश्किल हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको खाली हैप्लॉइड अवस्था ही विजिबल होगी, वही आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार का लाइफ साइकिल को हम लोगों ने वहाँ अवास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा था, कि इस लाइफ साइकिल में हमें अवास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। इसी प्रकार से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो संपूर्ण जीवन काल है एल्गी का, वो वह अपने डिप्लॉइड स्वरूप में व्यक्त करता है, और हैप्लॉइड स्वरूप के रूप में एकमात्र गैमीट जो है वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। और इसी वजह से चूंकि उसके संपूर्ण जीवन काल में आपको डिप्लॉइड स्वरूप ही दिखाई दे रहा है, हैप्लॉइड स्वरूप क्योंकि आपको उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसी वजह से हमने उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा था। और वहाँ हमने बताया था कि चूंकि केवल आपको एक ही जनरेशन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए ये एक अस्पष्ट या एक अवास्तविक प्रकार का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको दोनों ही प्रारूप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड विजिबल होंगे। चूँकि ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से विजिबल होते हुए दिख रहे हैं, इसी वजह से आप इसको वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे, क्योंकि ये एकांतरित क्रम में एक के बाद एक प्रकट होगी, जो कि आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्योंकि इसमें एक स्पष्ट डिप्लॉइड और एक स्पष्ट हैप्लॉइड पादप का ही देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। ये भी देखिए एक फ्लो चार्ट है इसी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। पिछली बार भी आपने देखा था, वो भी एक फ्लो चार्ट था। आप दोनों में से जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे, आप एग्जामिनेशन के हिसाब से उसे तैयार कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पादपकाय में पारस्परिक समानता और असमानता के आधार पर एल्गी में इस लाइफ साइकिल के दो प्रकार होते हैं। देखिए अब हमने चूंकि बता दिया कि एल्गी अपने संपूर्ण जीवन काल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही अवस्था का प्रदर्शन करेगा, दोनों ही अवस्थाएं इसमें साफ दिखाई देंगी। अब अगर इस केस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था देखने में बिल्कुल एक दूसरे के समान हो, तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहेंगे। यहाँ आइसो का मतलब होता है समान, मॉर्फिक का मतलब होता है बाह्य संरचना, मतलब जो बाह्य संरचना में एक दूसरे के समान हो। और हीट्रोमॉर्फिक से क्या मतलब निकलेगा? हीट्रो मतलब असमान या विषम, और मॉर्फिक का मतलब बाह्य संरचना। इसको हम हिंदी में विषम रूपी भी कहेंगे, आइसोमॉर्फिक को हम समरूपी कहेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। इस लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्वरूप की बाह्य आकार की एक समान होती है, और ये दोनों अवस्थाएं एकांतरित क्रम में प्रकट होती है। देखिए अवस्थाएं तो सारी एकांतरित क्रम में ही प्रकट होंगी, स्पोरोफाइट उसके बाद गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट। इसमें अगुणित जननांग या हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स अगुणित पादपकाय या गैमेटोफाइट पर विकसित होते हैं, जिसमें अगुणित गैमेट्स या हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण होता है। युग्मकों का संलयन होता है और संलयन से एक डिप्लॉइड
जाइगोट बनते हैं। और मैं आगे बता दूं, इन जाइगोट में फिर माइटोसिस के ज़रिए विभाजन होता है और फिर ये एक स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये लाइन तो आगे ही लिखी हुई है। डिप्लॉइड जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है और वह डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में विकसित होता है। स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजियम पाए जाएंगे या बीजाणुधानी, जिनमें स्पोरोजेनिक मियोसिस से मियोस्पोर का निर्माण होगा। स्पोरोजेनिक मियोसिस से मियोस्पोर का निर्माण होगा, जो अंकुरित होकर अगुणित गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। बहुत सिंपल है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्पोरोफाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस का। इसमें जो अन्य सदस्य हैं एक्टोकार्पस के अलावा वो है अल्वा, डिक्टियोटा और क्लेडोफोरा। एक्टोकार्पस जो एक ब्राउन एल्गी का मेंबर है या फियोफाइसी का सदस्य है, इसमें आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद जो गैमेटोफाइट इसके जीवन काल में प्रकट होता है, ये दोनों ही दिखने में बिल्कुल एक समान है। तो जहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसे दिखें, जहाँ हम ये ना पता लगा पाएँ कि कौन सा पादप का स्पोरोफाइट है या कौन सा गैमेटोफाइट है, तो इस प्रकार का लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहलाता है। अब हम बात करते हैं हीट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। इस जीवन चक्र में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पादप का आकारिकी रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, बाकी की लाइन तो जो आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल की थी वो वैसी ही रहेंगी। जैसे स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ एडल्ट स्पोरोफाइट है, इसमें स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स से गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ देखेंगे, ये एग्जाम्पल है लेमिनेरिया का। और इस लेमिनेरिया जो कि एक ब्राउन एल्गी है, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है। क्या आप बता सकते हैं इस तरीके से जो दो अलग अलग प्रकार के गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, उन्हें किस प्रकार के एल्गी कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं विषम थैलेसी या हीट्रोथैलिक एल्गी, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, अब आप यहाँ देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक सूक्ष्म तंतुकीय संरचना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत एडल्ट स्पोरोफाइट एक विशाल काय बहुकोशिकीय संरचना है। अब आपको ये पत्ते जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, लेकिन असल में लेमिनेरिया काफ़ी बड़े आकार के एल्गी होते हैं। ये समुद्री एल्गी होते हैं, फियोफाइसी के सदस्य होते हैं, और इनकी जो औसत लंबाई है या जो इनकी औसत आमाप है वो लगभग 30 मीटर के आसपास का होता है। जबकि गैमेटोफाइट्स उसकी तुलना में बहुत छोटे सूक्ष्म तंतुकीय संरचना होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसे नहीं हैं, दिखने में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और इसी वजह से इसको हीट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहते हैं। आगे फिर आप देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट्स में एग का फॉर्मेशन हो रहा है गैमेटेंजिया के अंदर, और जबकि मेल गैमेटोफाइट स्पर्म्स बना रहे हैं या फिर मेल गैमेट्स बना रहे हैं जो कि गतिशील हैं, और इन्हें लिबरेट कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट पर स्थित एग को फर्टिलाइज करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर आगे चलकर विभाजित होता है। किससे विभाजित होगा? माइटोसिस से। और फिर स्पोरोफाइट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जो कि एक एडल्ट में आगे चल करके कन्वर्ट होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये तो वही बात है जो आपको आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पढ़ने को मिल जाएगी या लिखी भी मिल जाएगी। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है हीट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल में, वो ये कि सामान्य दशाओं में जो ज़्यादातर मेंबर्स इस टाइप के लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करते हैं, उनमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की तुलना में अधिक बड़ा होता है, जैसा कि आप लेमिनेरिया में देख पा रहे हैं। लेकिन इसके कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जिनमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की तुलना में बड़े होते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल है कटलेरिया और यूरोस्पोरा। तो ये इस हिसाब से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, आप इसे ज़रूर याद करिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं आज के चौथे प्रकार के लाइफ साइकिल में, जो कि है हैप्लोबायोटिक या डाइफेजिक लाइफ साइकिल। देखिए,
ये जितने भी लाइफ साइकिल हैं, 5 लाइफ साइकिल आप इन 5 लाइफ साइकिल के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, डिप्लोहैप्लोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और इसके बाद आएगा डिप्लोबायोन्टिक। इनके नाम में ही आपको इनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पूरा, अगर आप नाम को ढंग से एनालाइज करेंगे। जैसे हैप्लोन्टिक, हैप्लोन्टिक में केवल हैप्लो वर्ड आ रहा है। हैप्लोन्टिक में आपको केवल हैप्लो वर्ड सुनाई देगा और इसमें चूँकि खाली हैप्लोइड वर्ड आ रहा है हैप्लोन्टिक में, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि इसमें डिप्लो जैसा कोई वर्ड आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो इसमें जो मुख्य पादप का है या जीवन काल में वह पादप का है जो प्रभावी रूप से आपको दिखेगा, वह हैप्लोइड प्रकार का होगा। ये लीजिए, आपको याद आ गया, मतलब याद हो गया। बाकी तो फिर इसके राउंड राउंड ही आपको चीज़ें लिखनी है। और इसी तरीके से डिप्लोन्टिक है। अब डिप्लोन्टिक में खाली डिप्लो वर्ड आ रहा है, हैप्लो कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो इसमें मेन प्लांट बॉडी जो अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रभावी रूप से दिखाई देगी, वो क्या होगी? वो होगी डिप्लॉइड, सॉरी, वो होगी डिप्लॉइड। और यहाँ केवल गैमीट्स ही है जो हैप्लोइड फॉर्म व्यक्त करेंगे, और हैप्लोन्टिक के केस में केवल जाइगोट ही है जो डिप्लॉइड फॉर्म व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से अगला नाम आता है डिप्लोहैप्लोन्टिक। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ किताबें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये नाम हैप्लोडिप्लोन्टिक करके लिखा हुआ है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ राइटर्स इसे हैप्लोडिप्लोन्टिक लिखते हैं, कुछ राइटर्स इसे डिप्लोहैप्लोन्टिक लिखते हैं, क्योंकि कुछ जनरल्स में ये डिप्लोहैप्लोन्टिक लिखा गया है और कुछ केसेस में ये हैप्लोडिप्लोन्टिक लिखा गया है। तो डिप्लोहैप्लोन्टिक के केसेस में चूँकि यहाँ पे डिप्लो वर्ड भी है और हैप्लो वर्ड भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के एल्गी अपने जीवन काल में डिप्लॉइड फॉर्म भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ ये हैप्लॉइड फॉर्म भी प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से इसको कह दिया डिप्लोहैप्लोन्टिक। अब देखिए अगला टर्म आ रहा है हैप्लोबायोन्टिक। तो हैप्लोबायोन्टिक में आप देखिए वर्ड हैप्लो आ रहा है और उसके बाद बाई वर्ड आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है बाई से, और बाई शब्द का मतलब होता है दो, जैसे मोनो, बाई, ट्राई, ये सब आपने इस टाइप की गिनतियाँ पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। तो ये बाय टर्म जो है वो आता है दो से, हैप्लोबायोन्टिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो हैप्लोइड अवस्थाएं दिखाई दे रही है। वैसे तो क्या होता है, हैप्लोइड के बाद डिप्लोइड अवस्था आती है, लेकिन यहाँ लगातार दो हैप्लोइड और हैप्लोइड अवस्था आएगी, हैप्लोइड के बाद एक और हैप्लोइड अवस्था आएगी, दो अवस्थाएं यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन क्या यहाँ पे डिप्लोइड वर्ड है, डिप्लो जैसा कोई वर्ड है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डिप्लोइड फॉर्म बहुत हासित है, और हासित है तो किस रूप में होगा? ये होगा जाइगोट के रूप में। देखिए कितना आसान है, ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार। अगर आप नाम को ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपको वहीं से इसके डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ केवल जाइगोट के रूप में ही डिप्लॉइड फॉर्म प्रेजेंट होगा। अगला प्रकार जो होगा वो होगा हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक, जो पांचवा प्रकार है। इसके बारे में मैं अभी बता दूं आपको। हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक में हैप्लो एक वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर एक हैप्लोइड अवस्था प्रकट होगी, और उसके बाद आता है डिप्लोबायोन्टिक। तो जैसे हैप्लोबायोन्टिक में दो हैप्लोइड अवस्थाएं बैक टू बैक आती है, इसी तरीके से यहाँ आपको दो डिप्लोइड अवस्थाएं देखने को मिलेगी बैक टू बैक, दो आपको डिप्लोइड अवस्थाएं देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के हैप्लो डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल में एक हैप्लोइड अवस्था और दो डिप्लोइड अवस्था यहाँ होंगी। तो देखिए नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, नाम को आप ढंग से समझ लीजिए, आपको इसका डिस्क्रिप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा जो आपको लिखना है। इतना लिख देंगे तो बस आपका हो जाएगा काम। तो हम पढ़ रहे थे हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार की लाइफ साइकिल में दो सुविकसित हैप्लोइड अवस्था दिखाई देती है, इसलिए इसे हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। गैमिटोफाइट पादप काय में निर्मित गैमीट संलयित होकर जाइगोट बनाते हैं। अब इस प्रकार की लाइन क्या है, आपको हर बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो आप इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कट शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने किया है। गैमिटोफाइट पादप काय में निर्मित गैमीट संलयित होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कैसा है? द्विगुणित, जो इस लाइफ साइकिल की एकमात्र डिप्लॉइड अवस्था है। डिस्कस कर चुके हैं। जाइगोट में मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे निर्मित 4 हैप्लोइड केंद्रक कॉर्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। अब ये कॉर्पोस्पोरोफाइट क्या है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में कॉर्पोस्पोर, जिसमें दो हैप्लॉइड कंडीशंस आती हैं, दो हैप्लॉइड प्रारूप आपको दिखाई देते हैं, उसमें कॉर्पोस्पोरोफाइट पहला हैप्लॉइड प्रारूप है। तो कॉर्पोस्पोरोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड केंद्रक से निर्मित हुआ है, उस केंद्रकों से निर्मित हुआ है, इसीलिए कैसा होगा, ये होगा अगुणित। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये कॉर्पोस्पोरोफाइट बना है जाइगोट में मियोसिस के जरिए कॉर्पोस्पोरोफाइट बना है जो कि है अगुणित। अब इन कॉर्पोस्पोरोफाइट में निर्माण होगा आगे चल के कॉर्पोस्पोर का, और ये कॉर्पोस्पोर भी होंगे अगुणित या हैप्लॉइड। यहाँ विभाजन होगा माइटोसिस प्रकार का। अगली स्लाइड में हम इसे देखते हैं। कॉर्पोस्पोरोसाइट मुख्य गैमिटोफाइट पर परजीवी होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज आप इसे ऐसे समझिए, जैसे ये गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट में सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स में गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, और जो फ्यूज़न की जो प्रक्रिया होगी वो गैमिटोफाइट पर ही होगी, और जाइगोट ये गैमिटोफाइट पर ही डेवलप हुआ है, वहाँ मियोसाइस हुआ, और चूंकि जाइगोट गैमिटोफाइट पर ही डेवलप हुआ है तो उससे डेवलप होने वाला स्पोरोफाइट भी कहाँ है अभी, वो भी गैमिटोफाइट पर ही लगा हुआ है, और गैमिटोफाइट पर ही लगे हुए वह यहाँ से, मतलब जो पिछली पीढ़ी का गैमिटोफाइट है उस पर ये लगा हुआ है, और वह वहाँ से पोषण प्राप्त करता रहेगा गैमिटोफाइट से, और वहीं पर वो जो है स्थानबद्ध रहेगा, उसी गैमिटोफाइट से वह जुड़ा रहेगा। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि गैमिटोफाइट कॉर्पोस्पोरोफाइट मुख्य गैमिटोफाइट पर परजीवी होता है, अर्थात उसी पर वृद्धि करता है। कॉर्पोस्पोरोफाइट में स्थित कॉर्पोस्पोरेंजियम हैप्लॉइड कॉर्पोस्पोर का निर्माण करते हैं। इन कॉर्पोस्पोरोफाइट्स में होगा कॉर्पोस्पोरेंजियम, और कॉर्पोस्पोरेंजियम में बनेंगे कॉर्पोस्पोर। विभाजन होगा यहाँ पर समसूत्री या माइटोसिस। अब यहाँ ये जो कॉर्पोस्पोर्स होंगे, ये कॉर्पोस्पोर्स में अंकुरण होगा, और अंकुरण से ये बनाएंगे गैमिटोफाइट। लेकिन देखिए हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल प्रदर्शित करने वाले एल्गीज में दो कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर। कुछ इस प्रकार के एल्गी होते हैं जो सीधे अंकुरित करके गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जबकि कुछ में यह जो कायांतरण है वो सीधा नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रकार का नहीं होता। तो जो कॉर्पोस्पोर्स होते हैं, या ये कॉर्पोस्पोर्स पहले एक मध्यस्थ अगुणित अवस्था या एक मध्यस्थ हैप्लॉइड स्टेज बनाते हैं, और ये मध्यस्थ हैप्लॉइड चरण कहलाता है कैंट्रेंशिया अवस्था। कैंट्रेंशिया अवस्था, कुछ किताब में इसे चेंट्रेंशिया भी लिखा हुआ है, तो आप इसे कैंट्रेंशिया बोलें या चेंट्रेंशिया बोलें। और फिर ये कैंट्रेंशिया अवस्था डेवलप करके निर्माण करती है, विकसित होकर के बनाती है गैमिटोफाइट। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नेमिलियन एक रेड एल्गी है। इस रेड एल्गी में कॉर्पोस्पोर स्वतंत्र होकर सीधे गैमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल आप यहाँ पर पर्टिकुलर देख रहे हैं, ये लाइफ साइकिल है नेमेलियन की। नेमेलियन का जीवन चक्र। आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो आप ड्रॉ करके बीच में आप ये लाइन ज़रूर लिख देंगे, नेमेलियन का जीवन चक्र। अब इस जीवन चक्र में आप देखेंगे जो हैप्लॉइड अवस्था है वो दो प्रकार की हैं। एक तो कॉर्पोस्पोरोफाइट, यह आप कह सकते हैं पहली हैप्लॉइड अवस्था है, और इसके बाद आता है गैमिटोफाइट, मेन गैमिटोफाइट, जो आप कह सकते हैं दूसरी हैप्लॉइड अवस्था है। और यहाँ पर आप देखेंगे, खोजेंगे, बीजाणुद्भिद अवस्था या स्पोरोफाइट अवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर केवल एक ही कोशिका, सूक्ष्मदर्शी कोशिका जो कि जाइगोट है, वो डिप्लॉइड फेज को व्यक्त करेगी, और इसी वजह से आप इसे बोलते हैं हैप्लोबायोटिक। चलिए अब हम इसके जो दूसरा जो ऑल्टरनेट फॉर्म है उसके बारे में देखें। नेमिलियन के विपरीत बैट्रेकोस्पर्मम नामक रेड एल्गी में
कॉर्पोस्पोर सीधे गैमेटोफाइट का निर्माण नहीं करता है, बल्कि यह पहले एक हैप्लॉइड संरचना बनाती है और इस हैप्लॉइड संरचना को हम कहते हैं कैंट्रेंशिया अवस्था। तो कैंट्रेंशिया अवस्था उसके पश्चात गैमेटोफाइट की रचना करती है, जैसा कि आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये गैमेटोफाइट प्लांट है, सेक्स ऑर्गन है, गैमीट्स बनाया, सिनगेमी संलयन हुआ, जाइगोट बनाया जो इसकी एकमात्र डिप्लॉइड अवस्था है, इसमें मियोसिस हुआ, पहले कॉर्पोस्पोरोफाइट बना, कॉर्पोस्पोरोफाइट के कॉर्पोस्पोरेंजियम में कॉर्पोस्पोर्स बने, कॉर्पोस्पोर में जर्मिनेशन हुआ जिससे कैंट्रेंशिया स्टेज बना पहले और उसके बाद गैमेटोफाइट प्लांट बना। ठीक है, तो इस प्रकार का लाइफ साइकिल आपको देखने पड़ता है बैट्रिको स्पर्म में। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया नेमेलियन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में और बैट्रिको स्पर्म टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल को कहा गया है डाईफेजिक लाइफ साइकिल। डाईफेजिक क्यों? क्योंकि इसमें दो हैप्लॉइड अवस्था बैक टू बैक आ रही हैं, इसलिए उसको डाईफेजिक लाइफ साइकिल कह दिया। लेकिन कुछ पादवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस कैंट्रेंशिया अवस्था को एक और हैप्लॉइड अवस्था मान के चलते हैं। वो कहते हैं नहीं कि ये एक थर्ड टाइप की हैप्लॉइड अवस्था है और इसी वजह से वो इसको डाईफेजिक नहीं कह के ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल मानते हैं। तो उनका ये मानना है कि जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, उसको आगे वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक है डाईफेजिक और एक है ट्राईफेजिक। हालांकि आई एम श्योर कि जिस बुक को आप प्रेफर करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख करके डिज़ाइन की गई है, वहाँ आपको ये डाईफेजिक ट्राईफेजिक वाला कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ आपको हैप्लोबायोटिक को स्ट्रेट फॉरवर्ड डाईफेजिक लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। हालांकि चूँकि ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ वैज्ञानिक इसको ट्राईफेजिक भी मान के चलते हैं, इसीलिए ये लाइन मैंने यहाँ पर डाल दी है। आप इसको बेहिचक लिख सकते हैं, आप अपने आंसर में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के अंतिम लाइफ साइकिल पर, और वो अंतिम लाइफ साइकिल है हैप्लो डिप्लोबायोटिक। इस टर्म का हमने विश्लेषण कर लिया है। हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, डिप्लोबायोटिक मतलब दो डिप्लॉइड, मतलब एक हैप्लॉइड और दो डिप्लॉइड अवस्था आपको इसमें देखने को मिलती है। और कुल मिलाकर के क्योंकि इसमें तीन अवस्थाएं स्पष्ट रूप से आपको नज़र आ रही है, क्योंकि आपको तीन अवस्थाएं यहाँ पे नज़र आ रही है, इसी वजह से आप इसको कहते हैं ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड और दो डिप्लॉइड अवस्था देखने को मिलती है। तीनों प्रारूपों की उपस्थिति के कारण इसे ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। इसे डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, दो डिप्लो एक हैप्लो, इसे डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। कई किताबों में आपको डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल भी देखने को मिलेगा। देखिए ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट एक से ज़्यादा पुस्तक, एक से ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है कि एक से ज़्यादा किताबों से आप नोट्स तैयार करें, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जब वो अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो फिर उनको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ दिखेंगी, तो फिर उनमें कन्फ्यूज़न आएगा। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग जर्नल्स से जहाँ से ये टॉपिक उठाते हैं, वहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक कई बार अलग अलग किस्म के टर्म्स को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इस किस्म के कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें मुख्य पादप का गैमेटोफाइट होता है, जिसमें गैमीट बनते हैं। गैमीट के संलयन से जाइगोट बनता है। जाइगोट का क्या होता है हम वो आगे देखेंगे, बाकी इसका उदाहरण पहले आ गया है। इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, और पॉलीसाइफोनिया के बारे में आप जानते हैं कि पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, समुद्र में पाई जाने वाली। पॉलीसाइफोनिया एक हीट्रोथैलिक प्रजाति है। अच्छा, हीट्रोथैलिक प्रजाति के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हीट्रोथैलिक प्रजातियां ऐसी होती हैं जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनाती हैं, जिसमें मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक हीट्रोथैलिक प्रजाति है और इसमें नर और मादा गैमेटोफाइट पृथक रूप से पाए जाते हैं। गैमीट संलयन से निर्मित जाइगोट डिप्लॉइड कॉर्पोस्पोरोफाइट में, जो प्रथम डिप्लॉइड प्रारूप होता है, में विभेदित होता है। लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया था, जाइगोट बन चुका था। अब ये जाइगोट डिप्लॉइड है और ये जाइगोट को बनाना होता है स्पोरोफाइट। लेकिन आपको पता है कि यहाँ दो टाइप के
डिप्लॉयड फॉर्म आपको नज़र आएंगे। तो पहला डिप्लॉयड फॉर्म जो यहाँ बनेगा उसको हम यहाँ नाम दे देते हैं कॉर्पोस्पोरोफाइट। अब आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन करिए। अब आपने हैप्लोबायोटिक में जो कॉर्पोस्पोरोफाइट देखा था वो हैप्लॉइड होता है, जबकि हैप्लोडिप्लोबायोटिक में या डिप्लोबायोटिक में जो कॉर्पोस्पोरोफाइट आप देखते हैं वो यहाँ डिप्लॉयड है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? चलो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हैप्लोबायोटिक में कॉर्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है, जबकि डिप्लोबायोटिक में बना कॉर्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। ये एक डिफरेंस है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, खिचड़ी मत करके आ जाना भाई। कॉर्पोस्पोरोफाइट में फिर वही कॉर्पोस्पोरेंजिया होता है जैसे हैप्लोबायोटिक में आपने पढ़ा था, और हैप्लोबायोटिक के कॉर्पोस्पोरेंजिया में तो खैर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, लेकिन यहाँ बनने वाले स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं जिसे कॉर्पोस्पोर कहा जाता है। कॉर्पोस्पोर डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट में अंकुरित होते हैं। अब ये दूसरी डिप्लॉयड अवस्था है, दूसरी डिप्लॉयड अवस्था है। तो ये हुई पहली स्पोरी डिप्लॉयड अवस्था कॉर्पोस्पोरोफाइट, इसको आप कह सकते हैं पहली डिप्लॉयड अवस्था। और कॉर्पोस्पोर एक डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट में अंकुरित होता है जो इस लाइफ साइकिल की दूसरी डिप्लॉयड अवस्था है। अब ये टेट्रास्पोरोफाइट्स क्या करते हैं? टेट्रास्पोरोफाइट के भीतर एक डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजिया होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक स्पोर बनेगा, लेकिन यहाँ पर बनने वाले स्पोर बनेंगे मियोसिस से। तो यहाँ पर एक स्पोरोजेनिक मियोसिस हुआ, और क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ इसलिए जो स्पोर बने वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पे बनती है टेट्रास्पोर। देखिए, जहाँ कहीं पे भी मियोसिस हुआ, आप ये मान लीजिए कि वो ऐसा बिंदु है, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर डिप्लॉयड अवस्था का अंत आ गया है। तो टेट्रास्पोरोफाइट लास्ट स्पोरोफाइट अवस्था है। यहाँ पर क्योंकि मियोसिस हो चुका है, मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर बन चुके हैं जिन्हें आपने टेट्रास्पोर कहा है। अब ये टेट्रास्पोर अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो टेट्रास्पोर मुख्य हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पादप काय में विकसित हो जाते हैं और इस प्रकार यह साइकिल संपूर्ण होता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप ये लाइफ साइकिल यहाँ देख रहे हैं, आप ये कहेंगे सर आप ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक तो आ रहा है हैप्लॉइड अवस्था, मतलब डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आ रहा है हैप्लॉइड अवस्था और इतना सारा अवस्था तो हमें डिप्लॉयड दिखाई दे रहा है। तो भाई ये तो फिर इसमें तो डिप्लॉयड अवस्था ज़्यादा प्रभावी हुई क्योंकि दो डिप्लॉयड अवस्थाएं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कॉन्सेप्चुअली, और इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, गैमेटोफाइट को हमने यहाँ मेन प्लांट बॉडी कहा है, कॉर्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट दो यहाँ पर डिप्लॉयड अवस्थाएं हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों डिप्लॉयड अवस्थाएं गैमेटोफाइट पर आश्रित हैं। जैसे हमने पिछली बार हैप्लोबायोटिक में देखा था कि कॉर्पोस्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित होती है या परजीवी होती है, तो यहाँ पर भी कॉर्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर आश्रित है। तभी आप ये देखिए यहाँ पर कॉर्पोस्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और इस पे बन रहा है कॉर्पोस्पोरोफाइट। और वहीं पर आप देखिए टेट्रास्पोरोफाइट भी किस पे बन रहा है, ये देखिए गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पे, ये मेन गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, और इसी पे क्या बन रहा है? टेट्रास्पोरोफाइट भी बन रहा है। तो पूरे लाइफ साइकिल में तो आपको गैमेटोफाइट ही प्लांट स्वरूप दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको विजिबल होगा कॉर्पोस्पोरोफाइट भी वहाँ पर एक फ्रूटिंग बॉडी की तरह, जिसे आपने सिस्टोकार्प नाम दिया है, या फलनकाय की तरह जिसे आप सिस्टोकार्प बोल रहे हैं, उसकी तरह आपको प्रकट होता हुआ दिखेगा। और वहीं पर टेट्रास्पोरोफाइट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस टेट्रास्पोरोफाइट के जो टेट्रास्पोर है फिर वो आगे चल करके गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने थ्योरेटिकली इस पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए एक बार जो हमारा ये पूरा, क्योंकि हमने दो अलग अलग क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट किया है, चैप्टर कंप्लीट किया है, एक बार हम इसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लें फटाफट से जल्दी से। चलिए, पहला पॉइंट, एल्गी अपने जीवन चक्र में हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट प्रारूपों को एकांतरित क्रम में प्रकट करता है। यह प्रक्रम पीढ़ी एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप जीवन काल में अधिक प्रभावी या दीर्घकालिक होगा, इस आधार पर एल्गी के जीवन चक्र को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है।
पहला हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, चौथा हैप्लोबायोन्टिक या डाइफेजिक लाइफ साइकिल तथा पांचवा हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक या ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में मुख्य पादप का एक गैमेटोफाइट है, जबकि जाइगोट एकमात्र डिप्लॉइड अवस्था के रूप में प्रकट होता है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, जबकि गैमीट एकमात्र हैप्लॉइड अवस्था के रूप में प्रकट होता है। डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों प्रकार के पादप का यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट प्रकट होता है। यदि दोनों प्रारूप एक समान हो तो यह आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लोन्टिक, और अगर असमान हो तो यह हीट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। हैप्लोबायोन्टिक या डाइफेजिक लाइफ साइकिल में दो हैप्लोन्टिक अवस्थाएं या दो हैप्लोइड अवस्थाएं प्रकट होती है, जबकि जाइगोट एकमात्र डिप्लॉइड अवस्था के रूप में प्रकट होता है। हैप्लोडिप्लोबायोन्टिक या ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल में एक हैप्लोइड अवस्था के साथ दो डिप्लॉइड अवस्थाएं प्रकट होती हैं। तो बच्चों, आज का यह टॉपिक या चैप्टर टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी यहीं समाप्त होता है। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में बड़े ऐसे टाइप क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, शॉर्ट कमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं, साथ ही साथ जो वन वर्ड क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी इससे जुड़े हुए फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितना डिटेल मैंने आपको दिया है और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल टॉपिक ये नहीं है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए। हमें आपके सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल हमारा नया है। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल पर फोकस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ हम ग्रो करेंगे और इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करके आप हमें कमेंट लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आ रहा है या आप इसमें क्या बेहतर देख सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होंगे, ये हमारे चैनल को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि हम ग्रो कर सकें। तो दैट इज़ फॉर ऑल। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, हैव ए नाइस डे।